गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस टॉपिक को हम सब स्मॉल टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो 6 टॉपिक्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी जिसमें हम इसका कॉज डिस्कस करेंगे, पैथोजेनेसिस जिसमें हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन 6 सब स्मॉल टॉपिक्स में हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अच्छा, एनीमिया जब भी आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए या आरबीसी का जो काउंट है या नंबर है वो अपने नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के हमने 2 क्लासिफिकेशन किए थे, एक था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका कॉज देखते हैं कि एनीमिया क्यों हुआ, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, कि जब कोई पर्टिकुलर एनीमिया होता है तो उस एनीमिया में आरबीसी के क्या हालात रहते हैं, आरबीसी का शेप, आरबीसी का साइज, आरबीसी का कलर और आरबीसी का नंबर, इन पे क्या इफेक्ट आता है, दैट कम्स अंडर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी हम एक बार इसका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और एक बार इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने आपको बताया, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका कॉज डिस्कस करते हैं। तो जब हमने कॉज देखा तो कॉज निकल के आया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड और बोथ। एक चीज अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में या तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो या दोनों की डेफिशिएंसी हो, इन तीनों केसेस में क्या होगा? आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों एक साथ डेफिशिएंट हो तभी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इंडिविजुअली अगर डेफिशिएंट होते हैं तो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब एक बात हमको ये समझनी है कि इनकी डेफिशिएंसी से ऐसा क्या हो जाता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो देखो, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड का काम है डीएनए सिंथेसिस। क्या काम है? डीएनए सिंथेसिस का काम होता है इनका। कैसे? देखो, आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है, क्या होती है? आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बट जो ये आरबीसी है इसकी जो प्रीकर्सर स्टेज थी, क्या थी? प्रीकर्सर स्टेज थी। ठीक है, उसके पास तो न्यूक्लियस होता है। यानी जब आरबीसी इमेच्योर होती है, कैसी होती है? इमेच्योर होती है, तब उसके पास न्यूक्लियस होता है, तब उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो जो आपकी इमेच्योर आरबीसी जिसके पास न्यूक्लियस होता है तो उसके पास डीएनए भी होता होगा, और उस डीएनए की सिंथेसिस में ये विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो रोल होता है विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड का वो होता है डीएनए सिंथेसिस। लेकिन अगर ये डिफिशिएंट होंगे तो ये डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगी? इंपेयर्ड हो जाएगी, अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या आएगा? न्यूक्लियर डिफेक्ट आएगा। और न्यूक्लियर डिफेक्ट आने की वजह से जो आपकी इरेथ्रोपोइसिस हो रही है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सही से नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी आरबीसी बनेंगी वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगी, यानी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी पे भी क्या पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपकी जो आरबीसी होंगी वो इमेच्योर प्रोड्यूस होंगी, और ऐसी इमेच्योर आरबीसी को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, और उसी एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये हमने देखा इसका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि आरबीसी के शेप, साइज, कलर, काउंट में क्या चेंज आएगा। तो हमने देखा कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। क्या होती है? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। इसका क्या मतलब है कि जो आरबीसी है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं मैक्रोसाइटिक। ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रहता है। क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉर्मोक्रोमिक। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मोक्रोमिक। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, बड़े साइज की, लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्सन को विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, साथ ही साथ इसमें आयरन की डेफिशिएंसी भी है। क्या है? आयरन की डेफिशिएंसी भी है। अगर ये तीनों डेफिशिएंसी है तो उस केस में जो आपकी आरबीसी रहेगी वो रहेगी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक क्यों रहेगी? विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड की वजह से। और हाइपोक्रोमिक क्यों रहेगी? हीमोग्लोबिन क्यों कम रहेगा? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो वैसे ये रेयर होता है, बट इन तीनों की डेफिशिएंसी अगर एक साथ है तो आपकी आरबीसी इस बार क्या रहेंगी? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेंगी। इस बार हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम इसकी इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को डिटेल में समझते हैं। तो जब हमने इटियोलॉजी की बात करी थी तो हमने जब कॉज डिस्कस किया तो कॉज था कि विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। बट इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कैसे एनीमिया हुआ, उस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम समझना चाहें तो उसके लिए हमने पहले विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा कि कैसे विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में जाती हैं, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, और वो कैसे डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, और इनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से कैसे एनीमिया हो जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विटामिन बी12 के मेटाबॉलिज्म के साथ। तो विटामिन बी12 जो होती है इसका एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में।
कहाँ होता है? इलियम में। अभी इलियम क्या है? तो आपने अगर स्मॉल इंटेस्टाइन सुना है, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम इसका लास्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है। तो ये जो इलियम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये विटामिन B12 ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है इस इलियम वाले पार्ट में। इस विटामिन B12 को पहले इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ के आना पड़ता है। तो ये जब दोनों आपस में मिलके जुड़ के आएंगे तभी इसका एब्जॉर्प्शन कहां होगा? इलियम वाले पार्ट में हो पाएगा। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये इसको कहां से मिलता है विटामिन B12 को? तो ये इसको मिलता है स्टमक में। कहां मिलता है? स्टमक में मिलता है। तो स्टमक में जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के साथ कंबाइंड होगा, तभी जाके इसका एब्जॉर्प्शन कहां हो पाएगा? टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है या जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। विटामिन B12 जो है ये एक ऐसी बंदी है जिसको नैनो रिलेशनशिप में बिलीव रखती है। ये लंबे टाइम तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहती। ठीक है, कैसे? एक एक करके समझते हैं कैसे इसका पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, उसको स्टार्ट से एकदम समझते हैं। तो आपने जो फूड लिया, आपने जो खाना खाया, उस खाने में क्या प्रेजेंट था? विटामिन B12 प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? विटामिन B12 प्रेजेंट था। ये आपके माउथ में गया, ठीक है, माउथ में गया। तो माउथ में क्या होगा? इसका मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होगा? मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और मैकेनिकल डाइजेशन होकर जो तैयार होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये बोलस कहां जाता है? आपके स्टमक में जाता है। कहां जाता है? स्टमक में। तो आपने खाना खाया, उसको चबाया, चबा के जो बना सैलावे के साथ मिक्स होकर उसको हम बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस कहां जाता है? स्टमक में। तो इस बोलस में आपके क्या प्रेजेंट है? इस बोलस में प्रेजेंट है आपका फूड, और उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? विटामिन B12। ठीक है। अच्छा, अब आपके स्टमक में एक एंजाइम होता है, आपके स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? पेप्टिक एंजाइम। तो पेप्टिक एंजाइम जब इस पे पड़ेगा, इस फूड पे पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? इस विटामिन B12 को इस फूड से रिलीज कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो अब जो आपकी विटामिन B12 है वो कैसी हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फ्री विटामिन B12 हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि आपके स्टमक में, ये आपका स्टमक था, इसमें पेप्टिक एंजाइम आके एक्ट किया फूड पे पेप्टिक एंजाइम एक्ट किया, तो फूड ने विटामिन B12 को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अच्छा, अब विटामिन B12 क्या होगी? रिलीज हो गई। अब क्या होगा? ये विटामिन B12 अकेले नहीं रहना चाहती, इसको अकेले रहना भी नहीं पसंद। तो ये क्या करेगी? अपने आप को ऐड करेगी, जोड़ेगी किसके साथ? हेप्टोकोरिन के साथ। किसके साथ? हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड करेगी। अभी हेप्टोकोरिन कहां से रिलीज होता है? तो ये हेप्टोकोरिन प्रेजेंट होता है सलाइवा में। कहां प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो फिर एक सवाल आता है कि सर जब ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है तो ये माउथ में क्यों नहीं इससे बाइंड हुआ? माउथ में भी तो इससे बाइंड होता था, हो सकता था। माउथ में इसलिए बाइंड नहीं हुआ क्योंकि माउथ में ये जो विटामिन B12 है, ये किसके साथ रिलेशनशिप में था? फूड के साथ रिलेशनशिप में था, फ्री फॉर्म में नहीं था। फ्री फॉर्म में यहां हुआ है, फ्री फॉर्म में यहां पे हुआ है। स्टमक में जब पेप्टिक एंजाइम इस पे एक्ट किया था, ठीक है, तब ये फ्री हुआ था। और जैसे ये फ्री हुआ था तो जो सलाइवा के अंदर हेप्टोकोरिन था उसने जाके इसके साथ क्या कर लिया? बाइंड कर लिया। तो जो सलाइवा में हेप्टोकोरिन है वो इस विटामिन B12 के साथ बाइंड कर लेता है। तो अब इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज विटामिन B12 एंड हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है अभी एंटर करता है ड्यूडेनम में। तो अब तक 2 ब्रेकअप हो चुके हैं। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो अब तक 2 ब्रेकअप हो चुके हैं। एक ब्रेकअप हुआ है फूड के साथ और दूसरा ब्रेकअप अब होने वाला है। ठीक है, तो अभी पहुंचता है ड्यूडेनम में। कहां पहुंचता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में इस पे एक्ट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम। कौन एक्ट करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो जब पैनक्रियाटिक एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करेगा तो इस बार ब्रेकअप हो जाएगा इस हेप्टोकोरिन के साथ। अब ये विटामिन B12 है, ये फिर से फ्री हो जाएगा, फ्री विटामिन B12। तो पहला ब्रेकअप हुआ फूड के साथ, कहां पे? स्टमक में। और दूसरा ब्रेकअप कहां हुआ? ड्यूडेनम में। किसकी वजह से? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से। पैनक्रियाटिक एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स पे आके गिरा, इसने हेप्टोकोरिन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अभी विटामिन B12 फिर से फ्री हो गई। अच्छा, अब इसको अकेला रहना नहीं पसंद है, मैंने आपको बताया था। तो ये इस बार किसके साथ कंबाइन होगी? इस बार ये कंबाइन होगी इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, जिसको आप कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। ये कहां से रिलीज होता है? स्टमक से रिलीज होता है। तो ये दोनों अब एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? ड्यूडेनम में बन रहा है। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर आया स्टमक से है, लेकिन कंबाइन कहां हुआ है? इस फ्री विटामिन B12 के साथ ड्यूडेनम में कंबाइन हुआ है और इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पहुंचता है कहां पे? इलियम वाले पार्ट में। और इलियम वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसमें ट्यूबुलिन रिसेप्टर के पास जाता है। देखो ये है ट्यूबुलिन रिसेप्टर। ठीक है, अब ट्यूबुलिन रिसेप्टर के पास जाके ये कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बाइंड होता है इलियम के ट्यूबुलिन रिसेप्टर के पास। ट्यूबुलिन रिसेप्टर क्या करते हैं? इस इंट्रिंसिक फैक्टर को रिमूव कर देते हैं और इस विटामिन B12 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ट्यूबुलिन फैक्टर क्या करेंगे? इस विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स था इसमें से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
और क्यूबुलिन फैक्टर इस विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करके कहां डाल देंगे, कैपिलरी में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, कैपिलरी में डाल देंगे, कैपिलरी प्लाज्मा में डाल देंगे। इस कैपिलरी प्लाज्मा में एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्रांसकोबिलेमिन सेकंड। क्या बोलते हैं, ट्रांसकोबिलेमिन सेकंड। ये ट्रांसकोबिलेमिन सेकंड जो होती है ये इस एब्जॉर्ब्ड विटामिन बी12 को अपने साथ बाइंड करती है और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां लेके जाती है, लिवर में लेके जाती है। लिवर में ये विटामिन बी12 स्टोर होता है और जब भी जरूरत पड़ती है तब इसको प्लाज्मा में रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जब ये लिवर में एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसको भेज दिया जाता है किडनी के पास, ठीक है, और किडनी में ये यूरिन के थ्रू इसको बाहर फेंक दिया जाता है। बात समझ आई आपको? इस मैकेनिज्म को एक बार रिवाइज कर लेना बैक जाके दोबारा। मैं इसको एक बार स्पीड में दोबारा रिकॉल करता हूं। सबसे पहले आपने खाना खाया, उसका मैकेनिकल डाइजेशन हुआ माउथ में, ठीक है, वो जो बन के तैयार हुआ उसको हम बोलस बोलते हैं। बोलस में क्या प्रेजेंट है, विटामिन बी12 प्रेजेंट है जो फूड के साथ बाइंड है। इस पे क्या करता है, आपके स्टमक में, किसमें, आपके स्टमक में इस पे एक्ट करता है पेप्टिक एंजाइम। पेप्टिक एंजाइम जब इस पे काम करता है तो वो इस विटामिन बी12 को फ्री कर देता है, ठीक है। तो पहला ब्रेकअप तो यहां हो गया स्टमक में, ठीक है। अब ये विटामिन बी12 जब फ्री हो जाती है तो ये बाइंड करती है हेप्टोकोरिन के साथ, जो कहां से आया था, इन सैलिवरी ग्लैंड से आया था, ठीक है। अब हेप्टोकोरिन इस विटामिन बी12 के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। कहां बनता है ये कॉम्प्लेक्स, स्टमक में। अच्छा, अब यहां से ये जाते हैं ड्यूडेनम में। ये विटामिन बी12 और हेप्टोकोरिन का कॉम्प्लेक्स कहां जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में जाके इस पे एक्ट करता है पेनक्रिएटिक एंजाइम। कौन एक्ट करता है, पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्ट करता है। ये पेनक्रिएटिक एंजाइम कहां से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ड्यूडेनम वाले पार्ट से, ठीक है। अब विटामिन बी12 फिर से सेपरेट हो जाता है इस हेप्टोकोरिन से, किसकी प्रेजेंस में, इस पेनक्रिएटिक एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये विटामिन बी12 फिर से फ्री हो गया, फ्री तो ये रहना नहीं चाहता। अब ये बाइंड किसके साथ करता है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आता है, स्टमक से आता है। तो इसने अब क्या बनाया, विटामिन बी12 और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कहां जाता है, इलियम वाले पार्ट में जाता है। इलियम वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, क्यूबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये क्यूबुलिन रिसेप्टर क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स में से विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करके कहां डाल देते हैं, कैपिलरी प्लाज्मा में डाल देते हैं। कैपिलरी प्लाज्मा में एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसकोबिलेमिन सेकंड। ये इसको कहां ले जाती है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में ले जाती है। लिवर में ये स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ती है तब प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है और एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हमने समझा इसका एब्जॉर्प्शन। अब हम इसका यूज समझते हैं कि इस विटामिन बी12 का क्या यूज है। तो इस विटामिन बी12 का बेसिकली 3 जगह यूज आता है, 3 यूज है इसका। पहला यूज ये है जहां ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट को टेट्राहाइड्रोफोरेट में कन्वर्ट करता है और टेट्राहाइड्रोफोरेट जो होता है वो डीएनए सिंथेसिस करता है बाय द थायमिडिन प्रोडक्शन और इसकी वजह से हमारी जो आरबीसी होती है वो मैच्योर होती है। दूसरा काम जो है इसका विटामिन बी12 का वो है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम को सक्सिनल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट करना, ठीक है। और तीसरा जो काम है इसका वो है होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करना। आई रिपीट अगेन, 3 काम है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना जो आगे चल के थायमिडिन का प्रोडक्शन करके डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा। दूसरा मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम को सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है और तीसरा होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करता है। इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले थायमिडिन का प्रोडक्शन करना इस वाले फेज में, ये वाला जो आप साइकिल देख रहे हैं इस वाले साइकिल में ये क्या करता है, मिथाइल टेट्राफोलेट से मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाएगा, फिर यहाँ पे थायमिडिन का प्रोडक्शन होगा और उससे डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो पहला काम तो इसका ये है थायमिडिन का प्रोडक्शन करना जो कि आपकी न्यूक्लियस मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, जो आपकी डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं होगा। तो आपका न्यूक्लियस तो मैच्योर नहीं हो पाएगा लेकिन उस सेल का साइटोप्लाज्म तो मैच्योर हो रहा था क्योंकि ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्रॉपर मैच्योरेशन कर रहा है बट न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में एसिंक्रोनिक क्रिएट हो जाती है, यानी न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हुआ है बट साइटोप्लाज्म पहले से मैच्योर होकर बैठा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक सिंक्रोनी, जिसकी वजह से क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस यानी इस आरबीसी का जो बनना है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है और ऐसी आरबीसी जो होती है वो इमेच्योर आरबीसी बनके तैयार होती है जिसको हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा पहले काम के बारे में। दूसरा काम अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा काम ये है कि मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम को ये सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। ये सक्सिनल कोएंजाइम जो होता है ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है जो आगे चल के क्या बनाते हैं, माइलिन का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, माइलिन का प्रोडक्शन करते हैं। और माइलिन का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये विटामिन बी12 क्या है, एब्सेंट है, तो माइलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा और माइलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पर्सन के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। इसको यहां देख लेते हैं। विटामिन बी12 का काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम इनटू द सक्सिनल कोएंजाइम। ठीक है,
अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला जो है ये तो बढ़ता चला जाएगा, मिथाइल मेलोनिल तो बढ़ता चला जाएगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम एक कम हो जाएगा क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से माइलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं उनको देख लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी कि पेरिफेरल नर्व जो होती है वो डैमेज हो सकती है, गेट एबनॉर्मलिटी हो सकती है, चलने वाली जो दिक्कत हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और भी मेनी अदर प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या था इसका, तीसरा काम था होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करना। अगर मान लीजिए यहाँ पे एब्सेंट होगी तो होमोसिस्टीन बढ़ता चला जाएगा और मिथ्योनिन कम होता चला जाएगा। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो थर्ड काम भी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन इनटू द मिथ्योनिन, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन बढ़ता चला जाएगा, मिथ्योनिन कम हो जाएगा, जो बीमारी होगी दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब हम ये समझने वाले हैं कि डेफिशिएंसी हुई क्यों, डेफिशिएंसी होने से क्या इंपैक्ट पड़ा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेफिशिएंसी क्यों हुई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। तो देखो, एक तो डेफिशिएंसी का जो रीजन है वो है वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में जो अमाउंट होता है विटामिन बी12 का वो कम होता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो, कोई लेडी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में है, लैक्टेशन के टाइम पे है, या कोई बच्चा अपनी ग्रोइंग फेज में है, प्यूबर्टी वाली एज में है, तो उस टाइम पे विटामिन बी12 की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वेजिटेरियन डाइट से फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, थर्ड जो रीजन है वो इन्फेक्शन, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ये एक पैथोजन है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है और इस पैथोजन को, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम को हम बोलते हैं फिश टेपवर्म। क्या बोलते हैं, फिश टेपवर्म। आपको यही एक बात और बता दूं कि जो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो होता है हुकवॉर्म की वजह से। किसकी वजह से, हुकवॉर्म की वजह से। और जो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो होता है ड्यू टू द फिश टेपवर्म, याद रखना। ठीक है, अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है विटामिन बी12 डेफिशिएंसी का, माल एब्जॉर्प्शन, यानी आपका जो विटामिन बी12 है वो फूड में तो है बट वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि एब्जॉर्ब वाला जो पूरा मैकेनिज्म हमने ऊपर जितना भी समझाया था कि इसके साथ बाइंड होता है फिर इससे सेपरेट होता है, उस पूरे मैकेनिज्म में अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि विटामिन बी12 पहले जब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड होगा तब ये जाता है क्यूबुलिन रिसेप्टर के पास। ठीक है, क्यूबुलिन रिसेप्टर के पास, तब इसको क्यूबुलिन रिसेप्टर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन मान लीजिए इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस ना हो, क्या हो गया, गैस्ट्रेक्टोमी हो गई है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनके तैयार हो पा रहा है, तो ये विटामिन बी12 के साथ नहीं कंबाइन होगा, और कंबाइन होगा क्यूबुलिन रिसेप्टर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है। आपको पता है कि जो विटामिन बी12 थी ये पहले किसके साथ रिलेशनशिप में थी, हेप्टोकोरिन के साथ। इसको किसने इस रिलेशनशिप को तोड़ा था, पैनक्रियाटिक एंजाइम ने, तभी तो ये विटामिन बी12 फ्री हुई थी और इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हुई थी। बट अगर पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है तो ये इन दोनों का ब्रेकअप ही नहीं होगा, इन दोनों का ब्रेकअप नहीं होगा तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो बाइंड नहीं हो पाएगा और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के केस में भी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है। इलियल डिसऑर्डर, आपको पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इलियम वाले पार्ट में होता है, तो इलियम वाले पार्ट में अगर कोई डिसऑर्डर है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया की वजह से भी विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अभी पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है आप इसको समझिए। पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें 3 तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट बाइंडिंग ऑफ विटामिन बी12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। यानी जो टाइप 1 एंटीबॉडी जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो विटामिन बी12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ये दोनों आपस में जो जुड़ रहे होते हैं इनको जुड़ने नहीं देती हैं। अब ये जुड़ेंगे नहीं तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तीसरा, अगर मान लो ये जुड़ गए हैं तो इनको क्यूबुलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ने देगी। तो पहले तो इनको आपस में नहीं जुड़ने दे रही थी, अभी आपस में नहीं जुड़ेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अगर मान लो ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो अब इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को इस क्यूबुलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ने दे रहा। तो टाइप 1 क्या कर रहा था, विटामिन बी12 और इंट्रिंसिक फैक्टर को नहीं जुड़ने दे रहा था। टाइप 2 क्या कर रहा था, विटामिन बी12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आपस में तो जुड़ गए, इनका तो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बट इनको क्यूबुलिन रिसेप्टर से अटैच नहीं होने दे रहा। और टाइप 3 तो और ही खतरनाक है, ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज ही नहीं होने देता। ये हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से रिलीज हो जाता है, स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक में पैरेटल सेल होती हैं, उनसे रिलीज होता है। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं इन पैरेटल सेल्स के खिलाफ ही बन जाती हैं और ये इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज ही नहीं होने देती। तो रिलीज नहीं होगा तो बाइंडिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब देखो पर्नीशियस एनीमिया की वजह से क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रॉब्लम है और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो इससे आप क्या समझे कि अगर पर्नीशियस एनीमिया है तो पर्सन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ही होगा। इतनी बात समझ आई है।
अगर किसी पर्सन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको परनीशियस एनीमिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस नहीं, अगर किसी पर्सन को परनीशियस एनीमिया है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो उसको परनीशियस एनीमिया हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा विटामिन B12 के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म समझेंगे। फॉलिक एसिड जो है इसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सोर्स होता है वो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होती हैं, बट अनकुक्ड वेजिटेबल्स। अगर आप किसी भी वेजिटेबल को 10 से 15 मिनट तक कुकिंग कर लोगे तो ये विटामिन B9 जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अगर इसका एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जिजोनम में होगा। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम। विटामिन B12 हमारी कहाँ एब्जॉर्ब हो रही थी, इलियम वाले पार्ट में, और हमारा फॉलिक एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जिजोनम वाले पार्ट में। ठीक है, वो क्रोमोसोम जो इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो है क्रोमोसोम नंबर 21। ओके, अगर हम यूज बात करें फॉलिक एसिड का क्या यूज होता है, तो विटामिन B12 के तो हमने 3 यूज पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, एक हमने पढ़ा था मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए को किसमें कन्वर्ट करता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए में, और तीसरा हमने फंक्शन पढ़ा था होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करता है। ये 3 फंक्शन हमने किसके पढ़े थे, विटामिन B12 के। फॉलिक एसिड के 2 फंक्शन होते हैं, एक पहला वाला डीएनए सिंथेसिस और एक दूसरा वाला दैट इज एक तीसरा वाला ये वाला होमोसिस्टीन को किसमें कन्वर्ट करता है, मिथ्योनिन में। ये वाला काम नहीं होता, ये वाला काम फॉलिक एसिड का नहीं होता। तो फॉलिक एसिड के 2 काम होते हैं, एक तो डीएनए सिंथेसिस और एक होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करना। कैसे, फॉलिक एसिड क्या करता है, डाई हाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है वो जाके डीएनए सिंथेसिस करता है। अगर मान लो फोलेट नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से डीएनए नहीं बनेगा, इरेथ्रोपोएसिस नहीं होगी, और इरेथ्रोपोएसिस नहीं होगी तो क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है, विटामिन B12 के साथ मिलकर ये फॉलिक एसिड होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करता है। होमोसिस्टीन अगर मान लो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, होमोसिस्टीन बढ़ता चला जाएगा और मिथ्योनिन कम हो जाएगा, और होमोसिस्टीन बढ़ता है और मिथ्योनिन कम होता है तो कौन सी बीमारी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो इसमें क्या बीमारियां होती हैं, एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, मैक्रोसाइटिक आरबीसी हो जाएंगी, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। याद रखना, अगर अकेले फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तब आते हैं जब आपका MMA SCA में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए सक्सिनल कोएंजाइम ए में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, तब आते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। वो विटामिन B12 का केस है। अगर अकेले फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो कॉज है पुअर डाइट। क्या है, पुअर डाइट, एल्कोहलिज्म और माइल एब्जॉर्प्शन, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है फॉलिक एसिड, सीलिक डिसीज की वजह से, क्रोन डिसीज की वजह से, एक्सेस यूरिनरी लॉस हो गया है, लिवर डिसीज की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, पैथोलॉजिकल इश्यू लाइक ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंक्रीज डिमांड एज इन द प्रेगनेंसी, कैंसर एंड द हेमोलाइटिक एनीमिया। दीज आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई फीमेल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड नहीं लेती है तो उसके बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा। बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में ले ताकि उनके बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फिग्लू टेस्ट। फिग्लू टेस्ट एक यूरिन टेस्ट होता है। अगर यूरिन में फिग्लू पाया जाता है तो ये बात बताता है कि इस पर्सन के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो हिस्टिडीन होती है वो कन्वर्ट होती है फिग्लू में, दैट इज फॉर्म मिनोग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और ये जो फिग्लू है ये फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट में। अगर मान लो ये फॉलिक एसिड नहीं होगा तो ये जो फिग्लू है ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ग्लूटामेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जो फिग्लू है ये यूरिन में आने लगेगा। तो यूरिन में अगर फिग्लू आने लगे तो आप समझ जाइए कि पर्सन को क्या है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो एक पर्सन है जिसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, आइदर एनी कॉज, या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, या दोनों की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, तो सबसे पहले फैटिग एंड पेलर, थकान होगी, पेलनेस आ जाएगी बॉडी में, हाइपर पिगमेंटेशन मेनली सीन अराउंड द नकल्स एंड इंटरफेरेंजियल एरियाज। ये जो आपके नकल्स हैं और इंटरफेरेंजियल एरियाज हैं ये, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, जो एक क्लिनिकल साइन है कि आपके अंदर क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस तब देखने को मिलती है जब पर्सन के अंदर परनीशियस एनीमिया होता है, और वो भी कौन सा वाला, जब एंटीबॉडी बन जाती है टाइप 3 वाला, जब एंटीबॉडी बन जाती है आपके पैरेटल सेल के अगेंस्ट। इसमें क्या होता है, जो टंग होती है वो आपकी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि टंग के ऊपर जो पेपिला होती है, पेपिला जिसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है,
वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टंग स्मूथ हो जाती है, ग्लॉसी हो जाती है और रेड एपिजेनेंस आती है। इसको हम बोलते हैं स्मूथ टंग। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ टंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने डिस्कस करे कि अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, तो उस पर्सन के अंदर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, दैट इज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे आपको। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमने आपको बताया था कि उसको मेमोरी लॉस होगा, गेट एबनॉर्मलिटी होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, पेरिफेरल नर्व डिजीज देखने को मिलेगा। ये आया क्यों? ये आया था क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो स्पाइनल ट्रैक्ट था वो डिजेनरेट कर गया था। आपकी जो दोनों ही सेंसरी और मोटर नर्व्स थी वो दोनों डैमेज हुई थी क्योंकि माइलिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, SACD। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो लैब डायग्नोसिस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री और स्पेशल टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इसका जो ब्लड एग्जामिनेशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको यहां देखने को मिलेगा कि हीमोग्लोबिन कम हुआ है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बढ़ गया है और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये नॉर्मल है। अब ये तीनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बट तीनों के रीजन है, आप समझिए। हीमोग्लोबिन कम हुआ है, सही बात है, क्योंकि आपका इंपेयर्ड डीएनए सिंथेसिस था, डीएनए सही नहीं बना था, जिसकी वजह से आपकी क्या हुई थी? इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हुई थी। इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हुई थी तो आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि इमेच्योर आरबीसी बनी थी, तो आरबीसी का नंबर कम हो गया है। इसकी वजह से आपके पूरे ब्लड का अगर हीमोग्लोबिन देखा जाए तो वो कम आता है। एमसीवी ग्रेटर देन 90 होगा, क्योंकि पता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, आरबीसी का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हाई है, हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन हाई है, और यहां हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कम है। देखो यहां मैं पूरे ब्लड के हीमोग्लोबिन की बात करता हूं और एमसीएच में मैं 1 आरबीसी के हीमोग्लोबिन की बात करता हूं। तो 1 आरबीसी कैसी है? मैक्रोसाइटिक है, इसका साइज बढ़ गया है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा रखने की कैपेसिटी आ जाती है। तो ये कैसी हो जाती है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल ब्लड का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन अगर आप एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन देखो तो वो बढ़ जाता है। बस समझाइए, ओवरऑल ब्लड का हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आरबीसी का जो काउंट है पूरे ब्लड में वो कम हो गया। वहीं मैं बात करूं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, वो नॉर्मल रहती है। अब सर ये क्या बात कर रहे हो, कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है? देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। एमसीएच बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, तो सॉल्यूट बढ़ गया। लेकिन आरबीसी कैसी हो गई है? मैक्रोसाइटिक, तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ गया है? जब सॉल्यूट और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं, इसलिए आपका जो एमसीएससी आता है वो क्या आता है? नॉर्मल आता है। बात समझ आई? आप आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी मैक्रोसाइटिक होती है, बड़े साइज की होती हैं, और मैक्रो ओवेलोसाइट होती हैं। कुछ तो ओवल शेप की हो जाती है, कैसे हो जाती है? मैक्रो ओवेलोसाइट हो जाती है। अब आप जहां देख रहे हैं कि साइज भी बढ़ रहा है और शेप भी चेंज हो रही है, तो आपको यहाँ पे एनाइसोसाइटोसिस और पोइक्लोसाइटोसिस, चेंज इन द साइज एंड चेंज इन द शेप, दोनों आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपको होवेल जॉली बॉडी देखने को मिल सकती है। होवेल जॉली बॉडी क्या होते हैं? ये आरबीसी के अंदर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं हम होवेल जॉली बॉडीज। क्या होती है ये डीएनए और न्यूक्लियस के क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी में भी देखने को मिलते हैं। आपको कैबोट रिंग भी देखने को मिल सकती है आरबीसी में। कैबोट रिंग क्या होती है? ये आपको जो 8 लाइक फिगर जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कैबोट रिंग बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है? ये 8 लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, बट ये किसी अदर शेप में भी मोल्ड हो सकती है। अगर आप इसका कंपोजिशन देखें तो ये क्या होती है? ये आर्जिनिन रिच माइटोटिक स्पिंडल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात करी आरबीसी के बारे में। रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाएगा क्योंकि आपकी डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हो रही है। ठीक है, देखो ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना, इसके बारे में इंटरेस्टिंग ये है, इसमें आरबीसी भी कम होती है, डब्ल्यूबीसी भी कम होती है और प्लेटलेट्स भी कम होती है। ये तीनों को इंपैक्ट करता है, तो इट कॉज पेनसाइटोपिनिया। क्या करता है? पेनसाइटोपिनिया करता है। डब्ल्यूबीसी कम क्यों होती है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में आपको देखने को मिलता है हाइपर सेगमेंटेशन और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में हाइपर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। जनरली जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है उनमें 3 से 5 लोब्स होते हैं, बट इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 5 से ज्यादा लोब क्रिएट होने लगते हैं न्यूट्रोफिल्स में, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स होने क्या होने लगती हैं? डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी काउंट क्या होता है? इसमें लो होता है, तो हम इसको बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों इसमें क्या होती हैं? कम होती हैं। तो ये तो हमने देखा ब्लड एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं बोन मैरो फाइंडिंग। बोन मैरो फाइंडिंग में हमने ये देखा कि इरेथ्रोइड हाइपरप्लेजिया हुआ है, यानी जो आरबीसी बनाने वाली सेल्स थी, इरेथ्रोइड सेल्स थी, उनका नंबर बढ़ने लगता है। यूजुअली हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं जो माइलॉइड और इरेथ्रोइड का जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। लेकिन इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये जो रेशियो होता है माइलॉइड और इरेथ्रोइड का, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इट बिकम्स 1:3, एकदम उल्टा हो जाता है, यानी इरेथ्रोइड का नंबर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब इरेथ्रोसाइट्स विल बी मोर इन द नंबर,
ठीक है। इसकी वजह से जो इरेथ्रोइड सेल्स होंगी ये ज्यादा होंगी और इनके अंदर जो क्रोमेटिन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सीव लाइक, छलनी लाइक क्रोमेटिन होता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द बोन मैरो फाइंडिंग। अब हम इसकी बायोकेमिकल फाइंडिंग की बात करते हैं। बायोकेमिकल फाइंडिंग में आपको पता पड़ेगा कि जो आरबीसी थी वो इमेच्योर प्रोड्यूस हो रही थी, तो ऐसी आरबीसी को हम क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करेगी तो ब्लूरबिन बनेगा, डिस्ट्रॉय करेगी तो ब्लूरबिन बढ़ेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बढ़ेगा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है ही है, साथ ही साथ होमोसिस्टीन बढ़ेगा और मिथाइल मेलोनिल को एंजाइम ए भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहे ना, मिथाइल मेलोनिल सक्सिनल को एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो रहा डेफिशिएंसी की वजह से, और जो होमोसिस्टीन था वो मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इनके लेवल भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर पर्नीशियस एनीमिया है तो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल टेस्ट के बारे में। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के लिए फिग्लू टेस्ट था, हमने बताया था। फिग्लू टेस्ट क्या है, यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन में अगर फिग्लू प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव है, यानी पर्सन को क्या है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। दूसरा चिलिंग टेस्ट होता है। चिलिंग टेस्ट बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चेक करने के लिए नहीं होता है, यानी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कॉज पता करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बताएंगे। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।